चलिए, तो आज हम, क्योंकि आप लोग का पेपर कब से स्टार्ट है? 3 मार्च से। 3 मार्च से पेपर आप लोग का स्टार्ट है, तो समय अब बिल्कुल पास आ गया है ना। अच्छा, सब लोगों ने प्रवेश पत्र ले लिया? ओके, गुड। चलिए, तो रिवीजन करते हैं हम लोग, है ना। तो रिवीजन करें, क्या पढ़ना चाहोगे आज आप लोग? टेंस। चलिए, टेंस पढ़ते हैं। ओके, तो चूंकि टेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना, डीपली नहीं जाएंगे उसका। और ये तो पूरा भारत फिल्म का लग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, टेंस। हाँ, कितने टेंस होते हैं? कितने होते हैं? अरे अभी तो पढ़े हो, बताओ ना, कितने होते हैं? वेरी गुड। कौन कौन से? पास्ट से शुरू करोगे, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, ये हो गया तीनों टेंस। अब इन तीनों टेंस के और डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वैसे ही प्रेजेंट का भी, वैसे ही फ्यूचर का है। ओके, चलिए ठीक है, ये आप लोगों को याद है, अच्छी बात है। अब सबसे पहले अब हम सीधे आते हैं, पास्ट टेंस से शुरू करें कि प्रेजेंट टेंस से शुरू करें? पास्ट से करें, प्रेजेंट से करते हैं। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या का यूज करते हैं आप लोग? डू और डज। गुड, डू और डज। डू का यूज किसके साथ और डज का यूज किसके साथ? ओके, डू का प्लूरल नंबर के साथ और डज का सिंगुलर नंबर के साथ। वेरी गुड। अब हम ये जानते हैं कि टेंस 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके 4 टाइप्स हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उनके भी और 4 प्रकार से हम उनको अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इन 4 सेंटेंस को छोड़कर और दूसरा प्रकार से आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते अपने लाइफ में, ठीक है ना। अगर आप किसी से बात करना चाहेंगे, इन चारों वाक्यों को छोड़कर दूसरा वाक्य आप बोल ही नहीं सकते। या तो आपका वाक्य सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, या फिर प्रश्नवाचक होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, प्रश्न भी होगा और नकारात्मक होगा। इसलिए जो सकारात्मक वो अफर्मेटिव, नकारात्मक निगेटिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, और जिसमें प्रश्न भी हो और नकारात्मक बात हो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। अब सामान्यतः ये होता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, वैसे ये जनरली सभी में नहीं होता, लेकिन अधिकतर में ये होता है कि हम सेंटेंस को देखकर, वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। पहचान सकते हो कि नहीं? गुड। चलिए, अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हम लोग कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य बताइए। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अब ये राम स्कूल जाता है, हमने ये कैसे जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है?
ये पूर्वजों से चलता आ रहा है कि अगर अंत में ता है, ती है, ते हैं हो तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम लोग अधिकतर इसी से पहचान लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अंत में ता है, ती है, ते हैं हो, है ना, किसी किसी सेंटेंस में नहीं होता। चलिए, लेकिन अधिकतर सेंटेंस में आपको ऐसे ही मिलेगा कि उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा। अब हमने अभी बोला कि 4 प्रकार से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। इसके अलावा आप बता के बोल के देखिए कौन सा और वाक्य बन सकता है। और कोई वाक्य बना सकते हो क्या? कोशिश करो, बना सकते हो? नहीं बना सकते। ओके, राम स्कूल जाता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। अब एक चीज हमको हमेशा ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको हमेशा जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या का यूज कर रहे हैं? डूअर। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, क्या का यूज करते हैं? वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या ईएस। चलिए, हम भी इसको बनाते हैं। तो अफर्मेटिव के लिए सेंटेंस क्या रहता है? सेंटेंस फॉर्मेटिव, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। क्या होगा? क्या होगा? होगा, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव बनाओ। राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। ये निगेटिव हो गया। निगेटिव क्यों हुआ? ये इसमें नहीं का शब्द, नहीं का शब्द है, मतलब ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया? निगेटिव। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो करता है वो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो आप क्या का यूज करोगे? डैश का। और प्लूरल नंबर हो या फिर बहुवचन हो तो काहे का यूज करोगे? डू का। यस, चलिए, राम क्या है ये? सिंगुलर की प्लूरल? राम डज नॉट गो टू स्कूल। गुड, ये हो गया। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में बताइए, राम स्कूल क्यों जाता है? पढ़ने जाता है। हाँ, ऐसा पूछ सकते हो क्या? राम स्कूल क्यों जाता है? राम स्कूल क्यों की जगह अगर हम कब जाता है करें तो कब जाता है या क्यों जाता है, क्या लिखें बताओ? क्यों जाता है, क्यों जाता है। और जब भी हम प्रश्नवाचक शब्द बनाएं तो अंत में उसका साइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? सबसे पहले हाँ, इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, या इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड। WH वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे के सारे इसी के साथ होते हैं।
what, why, when, where और which सारे के सारे W से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए हम इसको WH वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। गुड। इंट्रोगेटिव वर्ड why, why का why, हेल्पिंग वर्ब does, सब्जेक्ट राम, go to school। और इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव जब आप बनाएंगे कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तब तब क्या होता है, इसका वर्ब फॉर्मेशन क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाई डज राम नॉट गो टू। अच्छा, इसको हम और किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या, कैसे कैसे लिख सकते हैं, why doesn't राम go to school। ये ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपने ये एक सीख लिया तो फिर टोटल आपका सारा का सारा, क्योंकि उसका जो बनाने का जो मतलब सीक्वेंस है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव, निगेटिव में ये है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर ये आपके माइंड में घुस गया तो फिर कंप्लीट है। आगे आपको दूसरे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, किसी में भी होना यही है, सब कुछ इसी को ही लेते हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। सिर्फ आपका सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी सारा का सारा वही रहेगा। मान लो अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह हम यहाँ पर रख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डीड आ जाएगा। डू की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डीड आ जाएगा। आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या होगा, राम स्कूल जाता था हो गया, क्योंकि ये ऐसा अधिकतर सेंटेंस में होता है कि सेंटेंस के अंत में था, थी, थे या फिर या, गया, इस टाइप से वर्ड आता है। ठीक है, तो ये हो गया राम स्कूल जाता था। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या किया था कि वर्ब का जो मेन वर्ब है उसके साथ क्या जोड़े थे, एस या उसी प्रकार इसमें बस ये ध्यान देना रहता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया जाता है। ओके, तो यहां से आपका ये राम गोज टू स्कूल का क्या हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, went to, और बाकी फिर से सब सेम रहेगा। निगेटिव में सेम टू सेम, जाता था, क्यों जाता था, ये आपका सेंटेंस है। राम स्कूल नहीं जाता था, राम did not go to school, राम, why did Ram go to school, why did Ram not go to school, ये हो गया did not। क्या अंतर आया इसमें, क्या चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में। आप यहाँ पर पास्ट की जगह फ्यूचर की चलिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आया, क्या आ जाएगा, विल। सेल भी आता है, विल को यूज करते हैं, विल। चलिए, ये जो कि हम ये बोला जाता है कि इसके अंत में गाग एक ही आता है। राम स्कूल जाता होगा,
नहीं जाता होगा, क्यों जाता होगा और क्यों नहीं जाता होगा। अब यहाँ पर सारे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सब में हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को लिखना पड़ता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ यस और सेकेंड फॉर्म लगाकर उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अब विल का यहाँ पर आ गया तो यहाँ से अब हमारा दोनों हेल्पिंग वर्ब विल गो टू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, ठीक चेंज हो जाएगा, ये आपका फ्यूचर बन गया। आप देख की जगह देख लीजिए, राम विल नॉट गो टू स्कूल, वाई विल राम गो टू स्कूल, वाई विल राम नॉट गो टू स्कूल। सेम है, कोई प्रॉब्लम? तो एक अगर आपने अच्छे से सीख लिया, एक अगर आपका अच्छे से समझ में आ गया तो 10 ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हाँ, क्या चीज़, कुछ परेशानी हो बताओ। तो ये टेंस का है, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ हमको उसके हेल्पिंग वर्ब्स और किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, बस वर्ड फॉर्मेशन जो रहता है उसको हमको जानना है। बाकी सारे के सारे आप एक को एक टेंस समझ गए तो सारे बना सकते हैं। जैसे अच्छा चलिए इसका टेबल लिख लेते हैं। टेबल देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, हाँ यहाँ पर पहले इंडेफिनिट करते हैं। इंडेफिनिट प्रेजेंट में क्या रहता है, डू, डज, पास्ट, डिड, विल, कंटिन्यूअस क्या होता है, is, am, are, was, were, will be. Next, perfect, has, have, had, will, have. Perfect continuous, has been, have been, had been, will, have been। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो और उसमें दो पार्ट हैं, उस हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट, जैसे विल बी, विल हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इस प्रकार से, तो हमारा सब्जेक्ट और नॉट दोनों के, ठीक है। तो ये आपका टेंस का है ऐसा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी बना सकते हो आराम से। और आपके
ग्रामर में एक तो टेंस का जरूर आएगा क्वेश्चन, उसके बाद पेसिव वाइज, एक्टिव वाइज, पेसिव वाइज क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक्टिव टू पेसिव, देखो अभी जितना हमने किया जो टेंस किया वो एक्टिव वाइज है, वो क्या है एक्टिव वाइज है। उसको पेसिव वाइज में चेंज करना रहता है, बहुत इजी है, वेरी इजी। कैसे देखो, वाइज अभी हमने जो जो किया वो एक्टिव वाइज। ठीक, एक्टिव टू पेसिव करने के लिए एक छोटा सा रूल होता है। छोटा सा रूल क्या रहता है, देखो जब हमने एक्टिव वाइज किया था उसमें हमारा क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब, अच्छा हेल्पिंग वर्ब को भी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वाइज में था। ओके, अब पेसिव वाइज जब चेंज करेंगे तो छोटा सा चेंज करना पड़ता है। हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम बना देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो वर्ब रहता है ये इसके अनुसार जैसा भी हमने टेबल बनाया था, एक टेबल इसका भी थोड़ा सा इसमें चेंज रहता है, वो आ गया। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर बाय का यूज करते हैं और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह में हो जाता है, ये हमारा पेसिव, ये हमारा पेसिव वाइज। जब चलो इसको करके देखते हैं, कोई सेंटेंस, कोई एक्टिव वाइज का सेंटेंस। हाँ, राम, लड़के कहाँ गीत गाते हैं, गाते हैं तो राम को छोड़ना ही नहीं है, मतलब राम गीत गाता है। चलिए, राम गीत गाता है। अब इसका हम लोग एक्टिव बनाएंगे। जब एक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, वर्ब ये गाने के लिए क्या होता है, सिंग। चूंकि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें एस या यस, तो राम सिंग्स और सॉन्ग, ये आपका हो गया एक्टिव वाइज। अब इसका पेसिव वाइज यदि हम बनाए तो देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हमने लिखा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे a song, अब यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो याद करना पड़ेगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पेसिव वाइज बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, एम, आर। तो इज जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, आर प्लूरल नंबर के लिए और एम आई के साथ। तो ए सॉन्ग इज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया थर्ड फॉर्म, गीत का थर्ड फॉर्म, संग, सॉन्ग गाने के लिए कौन सा शब्द होता है, सिंग। ए सॉन्ग इज संग बाय, ये आपका पेसिव वाइज हो गया, पेसिव वाइज चेंज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे, सिर्फ हमको उसका टेबल अगर आपने याद कर दिया। और एक चीज, पेसिव वाइज में कम टेंस होते हैं जिनके की एक्टिव टू पेसिव वाइज बनते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। और परफेक्ट के तीनों, परफेक्ट के तीनों। ठीक है, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव टू पेसिव नहीं होता। तो ये
वॉइस भी आपको जनरली आपको वहाँ पर आ सकता है और आएगा ही, एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। और एक है डिटरमिनर। क्या है? डिटरमिनर, जिसमें आर्टिकल्स भी है ए, एन और द का, उसको भी जरूर ध्यान से उसको देख ही लेना एक बार, ठीक है। ए का यूज कब होता है, एन का कब होता है, द का कब होता है। ए का यूज कब होता है, ए और एन का यूज कब कब। अच्छा, ए को हम जनरली कब यूज करते हैं बोले? ए का यूज कब होता है डिटरमिनर्स में? कब होता है? जब हमारे वर्ड का जो उच्चारण है, जो वॉइस है, वो कैसा निकले? कॉन्सोनेंट निकले। कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कंसोनेंट। वॉवेल मीन्स और कंसोनेंट मीन्स व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से हैं? ना ना ना, गलत है, गलत है। ए, ई, आई, ओ, यू को आप स्वर नहीं बोल सकते। ए, ई, आई, ओ, यू को स्वर नहीं बोल सकते। वो ठीक है, वो आते हैं, लेकिन आप उसको नहीं बोल सकते। चलिए मैं बोलता हूँ, इसको क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे इसको? क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं इसको? यू। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हैं? वन। तो अगर ऐसा ए, आई, ओ की हम स्वर बोले तो ये ओ से शुरू हो रहा है, इसको हमको स्वर बोलना चाहिए, लेकिन ये स्वर नहीं है ना। हमारा जो वॉइस है उसमें आपका स्वर का अक्षर आना चाहिए, आवाज स्वर की निकलनी चाहिए। और स्वर के अक्षर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और। तो यहाँ पर अ, आ, ई तो कुछ नहीं है ये, इसलिए A1 बोलोगे इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो आ गया, जबकि यहाँ पर एच आया है। एन, आवर। यू, ए, यूनिवर्सिटी, है ना। जबकि देखो यहाँ पर ये सारे आए, तो हम ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये प्राइमरी मिडिल लेवल तक ठीक है कि आपको यदि बताया जाए कि किसी भी वर्ड के शुरुआत में ए, ई, आई, ओ, यू आता है, आप उसको उसके सामने एन का यूज कीजिए, उसके सामने आप एन का यूज कीजिए। लेकिन अब आप हायर क्लास में आ गए हैं, अब आप लोग को पहले उसको उच्चारण करना है, पहले आप उसको बोलेंगे, ठीक है ना। बोलने के बाद यदि आपकी आवाज में अ, आ, ई, उ, ये जो स्वर अक्षर आते हैं, तो आप उसके सामने क्या लिखेंगे? एन। और बाकी दूसरे जो हैं वो वर्ड के सामने, तो ए और एन का ये है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से। और द का यूज, जो द का यूज जनरली क्या रहता है कि जो काम डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली, इसीलिए इसको आर्टिकल्स को दो प्रकार में बांटा गया है, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट मतलब जो कार्य बिल्कुल हुआ ही है, और जो बिल्कुल, जैसे कि मान लो ये अर्थ,
इसको चेंज कर सकते हो क्या? स्काई, द गंगा, द हिमालय, ठीक है। मतलब जो चीज अपरिवर्तनशील है, डेफिनिट है, वो आपका डेफिनिट आर्टिकल हो गया द। उसके सामने क्या का यूज करोगे? द का। और ये बाकी जो है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में भी कौन कौन से हो गए? वॉवेल और कंसोनेंट। वॉवेल स्वर से जो आएगा, वॉवेल आवाज जो निकली, उसके आगे आप एन का यूज करोगे, और कंसोनेंट साउंड जो आया उसके सामने ए का यूज करोगे। तो ये डिटर्मिनर्स हो गए। डिटर्मिनर्स का और भी दूसरे काइंड्स होते हैं, ये तो आर्टिकल्स हो गया, ठीक है ना। और दूसरे जैसे कि सम एनी वाले हो गए, मच मेनी वाले हो गए, और लिटिल अ लिटिल, फ्यू अ फ्यू, ये सारे भी हैं। इसको हम लोग सेकेंड क्लास में फिर ओके इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना अब माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है। मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक का टाइम बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम होता है। आप लोग अगर उस समय उठ के अपना स्टडी को जारी रख सको, उस समय अगर आप कुछ भी पढ़ो, तो हमारा विज्ञान बोलता है कि उस समय वो जो समय रहता है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। आप एक भी बार भी अगर जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपके दिमाग में वो, लेकिन उसके लिए अपने नींद को त्यागना पड़ेगा, है ना। अगर वो आप कर सको तो ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से मिलेंगे।